अगर वेलोसिटी थोड़े देर के लिए जीरो भी होता है तो क्या एक्सेलरेशन भी जीरो होना चाहिए? इज इट नेसेसरी कंडीशन? जल्दी बताइए फराज। यस सर। एक्सेलरेशन जीरो होना चाहिए? यस सर। ओके, आगम में बोलिए। आगामी योर टर्न्स। अगर वेलोसिटी थोड़ी देर के लिए जीरो होगा तो क्या एक्सेलरेशन जीरो होगा? ये कंफर्म है? नो सर। एग्जाम्पल। वीडियो लैग कर रहा है क्या? वीडियो लैग कर रहा है क्या? हेलो। ओके, नहीं। सिगर आप बताइए एग्जाम्पल क्या होगा? अगर वेलोसिटी मोमेंटरली जीरो हो गया तो नेट एक्सेलरेशन जीरो नहीं होगा, ऐसा कौन सा केस है? हाँ, वेरी गुड। जब बॉल को वर्टिकली अपवर्ड फेंकेंगे तो मैक्सिमम हाइट पर यहां पर वेलोसिटी इसका थोड़ी देर के लिए जीरो हो जाएगा, बट इस पर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जी नीचे के तरफ हमेशा लगता ही रहेगा। सेकेंड एग्जांपल, अगर कोई स्प्रिंग है जिसके साथ ब्लॉक जुड़ा हुआ है और ये अगर ऑसिलेट कर रहा है, दिस इज ऑसिलेटिंग अबाउट अ फिक्स या बोल सकते हो मीन पोजीशन, देन एट मैक्सिमम पोजीशन इस ब्लॉक का जो वेलोसिटी होगा, ये ब्लॉक का वेलोसिटी हो जाएगा जीरो, यहां पर वेलोसिटी हो जाएगा जीरो, बट इस पर अंदर की तरफ एक्सेलरेशन लग रहा होगा ए ओमेगा स्क्वायर। तो इन दोनों ही केस में वेलोसिटी जीरो है थोड़ी देर के लिए, बट एक्सेलरेशन जीरो नहीं है। सो एक्सेलरेशन को जीरो करने के लिए वेलोसिटी का जीरो होना जरूरी नहीं है। लीनियर मोमेंटम हम लोग बोलते हैं, जैसे मान लीजिए अगर कोई भी रोड है, अगर इस पर कोई भी ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है जिसका मास है m और लेट इट्स हैव अ वेलोसिटी v, देन इट्स लीनियर मोमेंटम विच इज डिनोटेड बाय p, इसको हम लोग बोल सकते हैं मास इनटू वेलोसिटी। तो इसी को हम लोग बोलते हैं लीनियर मोमेंटम। करेक्ट? तो लीनियर मोमेंटम के लिए बॉडी के पास लीनियर वेलोसिटी होना जरूरी है। दिस इज लीनियर वेलोसिटी। करेक्ट? सो पी को हम लोग बोलते हैं लीनियर मोमेंटम, मास इनटू वेलोसिटी, इसका मतलब इसका जो यूनिट हो जाएगा केजी मीटर पर सेकेंड। यही होता है लीनियर मोमेंटम। तो जो सेकेंड लॉ होता है न्यूटन का, वो इसी के बेसिस पर है कि टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम को बोलते हैं नेट फोर्स। इसका मतलब क्या हो गया? चेंज इन मोमेंटम। चेंज इन मोमेंटम क्या हो सकता है? पी फाइनल माइनस पी इनिशियल डिवाइडेड बाई टाइम। न्यूटन ने बोला था कि ये जो होता है इसी को हम लोग बोलते हैं नेट फोर्स, एफ नेट। अब पी फाइनल क्या हो सकता है? दैट कैन बी इक्वल टू द मास इनटू वेलोसिटी फाइनल, क्योंकि मास तो चेंज होगा नहीं। चेंज क्या होगा? यहां पर वेलोसिटी ही चेंज हो सकता है। तो मान लीजिए कि फाइनल वेलोसिटी वी एफ है और इनिशियल वेलोसिटी वी आई है, और मोमेंटम चेंज होने में टोटल टाइम लगता है टी। मास कॉमन ले लेंगे तो v फाइनल माइनस v इनिशियल डिवाइडेड बाई टी। ये जो वैल्यू है v फाइनल माइनस v इनिशियल, इसी को बोलते हैं एक्सेलरेशन। तो ये हो जाएगा मास इनटू एक्सेलरेशन, एंड दैट इज इक्वल टू द एफ नेट के बराबर। ठीक है? तो जो इक्वेशन आ जाता है F इज इक्वल टू एम में, वो इक्वेशन आता है कहीं यहीं से आता है वो इक्वेशन। चलिए, तो इसके पहले के लेक्चर में हम लोग पढ़ चुके हैं अबाउट फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, अबाउट फोर्स, अबाउट लीनियर मोमेंटम। वो सब मैं लिख देता हूं।
फर्स्ट लॉ, है ना। फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन में हम लोग क्या देख लिए थे कि ए बॉडी विल मेंटेन इट्स स्टेट ऑफ मोशन अनलेस एंड अंटिल एन एक्सटर्नल अनबैलेंस्ड फोर्स अप्लाइड ऑन इट। मतलब क्या हो गया कि एक बॉडी अपने पोजीशन को या अपने स्टेट ऑफ मोशन को, स्टेट ऑफ मोशन कहने का मतलब हो गया आइदर इन रेस्ट और इन मोशन। तो या तो वो रेस्ट में रहेगा या एक यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव कर रहा होगा। हाँ बिल्कुल बिल्कुल शिखर, मैं फिर से बता रहा हूं, सारे चीज मैं फिर से रिवाइज करा देता हूं, उसके बाद ही आगे बढ़ेंगे। सो एक ऑब्जेक्ट जो रेस्ट में है वो रेस्ट में ही रह जाएगा, एक ऑब्जेक्ट जो यूनिफॉर्म वेलोसिटी से रह जाए, अगर यूनिफॉर्म वेलोसिटी से चल रहा है तो यूनिफॉर्म वेलोसिटी से ही चलता रहेगा जब तक कि उसके ऊपर कोई भी एक्सटर्नल अनबैलेंस्ड फोर्स अप्लाई नहीं होता है। ऐसा न्यूटन का फर्स्ट लॉ कहता है। तो दो चीज याद रखना है इसमें कि अगर रेस्ट में होगा तो बिकम इन रेस्ट, और सेकंड आइदर वो यूनिफॉर्म वेलोसिटी में होगा, यूनिफॉर्म वेलोसिटी। अगर मैं बात करता हूं यूनिफॉर्म वेलोसिटी की, दैट मीन्स कि इसका डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड दोनों कांस्टेंट होगा। दैट मीन्स डायरेक्शन एंड मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी रिमेन्स कांस्टेंट। ठीक है, तो ये हो गया यूनिफॉर्म वेलोसिटी, और ये दोनों कांस्टेंट होंगे जब तक कि एफ नेट आपका जीरो होगा। एफ नेट जीरो होगा, ये दोनों कांस्टेंट होंगे जब तक कि एफ नेट जीरो होगा। तो जब तक किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर एफ नेट जीरो होता है, एफ नेट जीरो होता है, तो या तो वो रेस्ट में रहेगा या तो वो यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव कर रहा होगा। यही कहता है न्यूटन फर्स्ट लॉ, और न्यूटन फर्स्ट लॉ को ही हम लोग बोलते हैं लॉ ऑफ इनर्शिया। लॉ ऑफ इनर्शिया, इनर्शिया का मतलब क्या हो जाता है? इनर्शिया मतलब इसको हम लोग बोल सकते हैं टू अपोज एनी चेंजेज in state of motion, स्टेट ऑफ मोशन। इनर्शिया का मतलब क्या हो गया कि कोई भी जो स्टेट ऑफ मोशन में चेंज लाना चाहता है उसके अपोजिशन, उसको विरोध करना, है ना, उसको मना करना, यही होता है इनर्शिया। ठीक है, तो इनर्शिया का मतलब हो गया कि या तो वो रेस्ट में है तो रेस्ट में रहना चाहेगा, वो मोशन में आने की कोशिश नहीं करेगा। अगर कोई मोशन में लाने की कोशिश करेगा तो ऑब्जेक्ट उसको रेजिस्ट करेगा, इट डजंट वांट्स टू बी इन मोशन। इसी को हम लोग बोलते हैं इनर्शिया। इनर्शिया तीन तरह का होता है, कौन कौन सा? इनर्शिया ऑफ रेस्ट, इनर्शिया ऑफ यूनिफॉर्म वेलोसिटी। अब चूंकि यूनिफॉर्म वेलोसिटी भी दो चीजों पर डिपेंड करता है, किस पर? डायरेक्शन पे और मैग्नीट्यूड पे। ठीक है, तो इनर्शिया टोटल तीन तरह का हो जाएगा, इनर्शिया ऑफ रेस्ट, इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन, इनर्शिया ऑफ मैग्नीट्यूड, या बोल सकते हो इनर्शिया ऑफ स्पीड। मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी ही तो स्पीड है, तो इसको हम लोग बोल सकते हैं इनर्शिया ऑफ स्पीड। किसी को कोई डाउट है, कोई शक, कोई प्रॉब्लम? बोलिए। ठीक है, सो इनर्शिया जो डिपेंड करता है वो किस चीजों पर डिपेंड करता है? दैट डिपेंड्स अपॉन द इट्स मोमेंटम, मास एंड वेलोसिटी। किस ऑब्जेक्ट के पास कितना मास है इस बात पर डिपेंड करेगा कि उसका इनर्शिया कितना है, और उसके पास वेलोसिटी कितना है उस पर भी डिपेंड करेगा। कुल मिला करके कहे कि इनर्शिया डिपेंड करता है आपका मोमेंटम के ऊपर। जिसका मोमेंटम ज्यादा उसका इनर्शिया भी ज्यादा होगा, है ना। जैसे एक ट्रेन है 10 मीटर पर सेकंड की स्पीड से चल रहा है, और एक साइकिल है जो कि
10 मीटर पर सेकंड स्पीड से चल रहा है, दोनों का वेलोसिटी सेम है बट दोनों का मास डिफरेंट है, तो ये इनर्शिया किसका ज्यादा होगा? हाँ, मोमेंटम सेकंड लॉ का टर्म है, बिल्कुल टर्म है, लेकिन मैं इनर्शिया बता रहा हूं कि इनर्शिया किसका ज्यादा होगा। इनर्शिया डिपेंड किस पे करता है? मास पर एंड वेलोसिटी पर। तो ऑब्वियसली फर्स्ट लॉ से ही तो सेकंड लॉ डिराइव किया गया होगा ना, है ना। जिसका इनर्शिया ज्यादा होगा उसको मूव कराने के लिए, उसके स्टेट ऑफ मोशन को चेंज करने के लिए हमें ज्यादा फोर्स की जरूरत पड़ती होगी। अब जैसे ट्रेन है, ट्रेन अगर खड़ी है तो उसको धक्का देने के लिए हमें ज्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा, ज्यादा लोगों की जरूरत पड़ेगी। और एक कार है तो इसको धक्का देने के लिए 3-4 लोगों में ही काम हो जाएगा। इसका मतलब जो इनर्शिया है ट्रेन का वो ज्यादा था कार के इनर्शिया के रेस्पेक्ट में। तो इनर्शिया किस चीज पे डिपेंड कर गया? बस और कार में क्या डिफरेंस था? सॉरी, ट्रेन और कार में क्या डिफरेंस था कि एक रोड पे चलता है और एक पटरी पे चलता है, ये डिफरेंस है? नहीं, दोनों के बीच में मास का, फिजिक्स के टर्म में अगर बात करें तो दोनों के बीच में मास का डिफरेंस है। दैट मीन्स कि जो इनर्शिया है जो वो मास पर भी डिपेंड करता है ना। इसलिए तो सेकेंड लॉ में इस टर्म को इंट्रोड्यूस किया गया। तो सीधे सीधे अगर हम लोग बोले कि इनर्शिया किसका ज्यादा होगा, तो जिसका मास ज्यादा है, जिसका वेलोसिटी ज्यादा है, उसका इनर्शिया ज्यादा है। क्लियर? यह था फर्स्ट लॉ। उसके बाद आता था सेकेंड लॉ, है ना। तो सेकेंड लॉ में न्यूटन ने क्या बोला कि दैट एफ नेट, किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर लगने वाला जो नेट अनबैलेंस्ड फोर्स है, दैट इज इक्वल्स टू, अगेन देयर इज लार्ज डिफरेंस बिटवीन वेट एंड मास। सॉरी, मास का जो यूनिट होता है वो हो जाता है केजी, और जो वेट है इसका यूनिट हो जाता है न्यूटन। तो बेसिकली जो वेट है दिस इज नथिंग बट द फोर्स अप्लाइड बाय अ मास ऑन अर्थ सरफेस। थोड़ा सा और डिटेल में कहें तो बोल सकते हो कि इन अर्थ ग्रेविटेशनल फील्ड। तो जो वेट होता है, वेट इज इक्वल टू हो जाता है मास इनटू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। अब यहां पर जी इसलिए क्योंकि हम लोग अर्थ की बात कर रहे हैं। अगर यही हम लोग मून की बात कर रहे होते तो वेट इज इक्वल टू हो जाता है मास इनटू जी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, एक्सेलरेशन ड्यू टू मून जी। तो जो वेट होता है वो हो जाता है मास इनटू एक्सेलरेशन। जो वेट होता है ये यूनिवर्स में कांस्टेंट नहीं होता है। क्यों? क्योंकि अर्थ का एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी दैट इज वैल्यू ऑफ जी इज डिफरेंट। ये अप्रोक्सीमेट 9.8 के आसपास होता है, और जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी मून का होता है वो डिफरेंट है। उसका वैल्यू अर्थ के ग्रेविटेशनल फील्ड से सॉरी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी के 1/6 होता है। तो ये अलग अलग यूनिवर्स में अलग अलग प्लेनेट के ऊपर वेट अलग अलग हो सकता है बट मास अलग अलग नहीं हो सकता है। मास इज कांस्टेंट थ्रू आउट द यूनिवर्स। ओके, सो देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन मास एंड वेट। जो हम लोग दुकान पर खरीदने जाते हैं दैट इज वेट, है ना। जो हम लोग चीनी मेजर करते हैं या कुछ भी मेजर करते हैं दैट इज वेट। ओके, चलिए सेकंड लॉ के ऊपर आ जाते हैं। सो सेकंड लॉ में न्यूटन ने बोला था कि जो एफ नेट होता है दैट इज इक्वल्स टू चेंज ऑफ मोमेंटम, चेंज इन मोमेंटम पर यूनिट टाइम। ठीक है, तो जो नेट फोर्स किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर लग रहा है ये हो जाएगा मोमेंटम में चेंज पर यूनिट टाइम के बराबर, है ना।
और मोमेंटम क्या हो जाता है? मोमेंटम हो जाता है P इज इक्वल टू मास इंटू वेलोसिटी, है ना? तो किसी भी ऑब्जेक्ट का मास इंटू वेलोसिटी होता है उसका मोमेंटम, करेक्ट? हाँ बिल्कुल बिल्कुल, इसके बाद एग्जाम्पल ही करने वाले हैं हम लोग, इसके बाद हम लोग एग्जाम्पल ही करने वाले हैं। सो मास इंटू वेलोसिटी, तो जो नेट फोर्स हो जाएगा एफ नेट, वो हो जाएगा रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, दैट इज मास इंटू वी फाइनल माइनस मास इंटू वी इनिशियल डिवाइडेड बाई टाइम, और यहां से आ जाता है एफ नेट इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन, और ये है आपका फॉर्मूला जो कि मैं पहले भी बताया था। तो एफ नेट इज इक्वल टू हो गया मास इंटू एक्सेलरेशन, और इसी को हम लोग बोलते हैं सेकेंड लॉ। अब ये देखिए, या तो अब क्वेश्चन आपसे कैसे पूछा जाएगा, या तो आपको मोमेंटम दे दिया जाएगा P2 माइनस P1 अपॉन टाइम, यस वेरी गुड। तो या तो आपको मोमेंटम दे दिया जाएगा, है ना, या आपको एक्सेलरेशन दे दिया जाएगा, मास दे दिया जाएगा, तो एफ नेट पूछेगा। तो वेरिएशन ऑफ क्वेश्चंस आपके इसमें ही आएंगे। आपको एफ नेट कैलकुलेट करने आना चाहिए, है ना, एक्सेलरेशन कैलकुलेट करने आना चाहिए। मास का कोई फॉर्मूला है नहीं, बिकॉज मास इज इंटरनल प्रॉपर्टी, तो मास आपको आइदर गिवन होगा या एफ नेट एक्सेलरेशन देगा तो मास पूछेगा, है ना। तो आपको एफ नेट निकालने आना चाहिए, एक्सेलरेशन निकालने आना चाहिए। एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या हो जाता है? एक्सेलरेशन इज इक्वल टू चेंज इन वेलोसिटी, दैट इज वी फाइनल माइनस वी इनिशियल डिवाइडेड बाई टाइम। तो ये आपको एक्सेलरेशन का फॉर्मूला याद होना चाहिए, ठीक है। तो या तो एफ इज इक्वल टू एम इंटू ए कहिए, या एफ इज इक्वल टू एम इंटू वी फाइनल माइनस वी इनिशियल बाई टाइम कहिए, दोनों सही है। तो ये था अभी तक का रिवीजन। इसके ऊपर कुछ एग्जांपल्स हम लोग किए थे, है ना, तो कुछ एग्जांपल अभी और कर लेते हैं। अभी भी बहुत सारे लोगों को डाउट है मोमेंटम के ऊपर, तो चलिए सॉल्व करते हैं मोमेंटम के क्वेश्चंस कुछ, है ना। ओके, सो मोमेंटम का सबसे आसान क्वेश्चन करते हैं। प्रॉब्लम ऑन मोमेंटम, हाउ टू कैलकुलेट मोमेंटम। सबसे बेसिक एग्जांपल, सबसे छोटा सा, एक बॉल है, अगर इसका वजन है 2 kg और ये 10 मीटर पर सेकंड से चल रहा है, बताइए इसका मोमेंटम क्या हो जाएगा? व्हाट विल बी द मोमेंटम? बहुत ही आसान है, जल्दी बताइए। आयुष 20, क्या होगा यूनिट इसका? केजी मीटर पर सेकंड, यस। अपना आंसर यूनिट के साथ बताइए, ये आदत डाल लीजिए, यूनिट छूटना नहीं चाहिए। सो वे मास किसमें है? केजी में, और स्पीड किसमें है? मीटर पर सेकंड में। दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा 20 kg मीटर पर सेकंड। क्लियर है? माइनस क्यों अनुष्का? माइनस साइन क्यों बताइए। चलिए अब इसी क्वेश्चन को थोड़ा सा एक्सटेंड करते हैं। मान लीजिए कि ये ए पॉइंट पर है, अभी इनिशियली ये ए पॉइंट पर था जहां पर इसका मास 2 kg और 10 मीटर पर सेकंड स्पीड है। फाइनल मैंने थोड़ी बोला कि 0 है, ये तो मैं अभी किसी भी पॉइंट की बात कर रहा हूं कि मान लीजिए कि ए पॉइंट पर इसका स्पीड इतना है। अब बात करते हैं नेक्स्ट स्टेप का। अगर बॉल बी पॉइंट पर आता है, अगर बी पॉइंट पर बॉल आता है तो इसका स्पीड हो जाता है 30 मीटर पर सेकेंड। 30 मीटर पर सेकेंड ए से बी पॉइंट तक जाता है तो, और ए से बी तक जाने में जो इसको टाइम लगता है t इज इक्वल टू दैट इज इक्वल टू द 5 सेकेंड। ए से बी तक जाने में इसको टाइम लग गया कितना? 5 सेकेंड। तो सबसे पहले बताइए कि व्हाट विल बी द फाइनल मोमेंटम। दिस वाज द क्वेश्चन नंबर 1, दिस इज क्वेश्चन नंबर 2।
What will be the final momentum? What will be the final momentum? अनुष्का 30 क्यों और शिखर 8 क्यों? अनुष्का अनम्यूट करिए और बताइए आपका आंसर 30 क्यों? आयुष अनम्यूट योरसेल्फ। आयुष Yes, sir. हाँ बताइए कैसे आया आपका 10? Sir, because initial momentum is 20 हाँ kg meter per second and final momentum is 30 kg meter per second. why 30? Sir, because What is the formula of momentum? meter into velocity. मीटर नहीं मास। Yes, sir. Sorry, sir. Mass into, then what will be the mass at final position? 2 kg. और वेलोसिटी कितना? Oh, sorry, sir. ओहो, मास बदलेगा क्या? पोजीशन ए पर 2 kg था तो बी पर भी 2 kg रहेगा, इसलिए तो मैंने मास नहीं लिखा था। तो मास तो बदलने वाला है नहीं, तो मोमेंटम, फाइनल मोमेंटम कितना हो जाएगा? मास इंटू वेलोसिटी, एंड दैट विल बी द इक्वल्स टू 2 इंटू 30 मीटर पर सेकेंड इज इक्वल टू 60 kg मीटर पर सेकेंड। क्या ये क्लियर है सबको? किसी को डाउट इसमें? सो फाइनल मोमेंटम 60 kg मीटर पर सेकेंड आएगा, 8, 10, 18, 30 नहीं। हाँ अब ये सही है, 60 kg मीटर पर सेकेंड। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, what will be change in momentum? What will be change in momentum? तो बताइए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिखर अनम्यूट करिए। Yes, sir. शिखर Yes, हाँ sir. बताइए, चेंज इन मोमेंटम 8 कैसे आया? सर उसका फाइनल मोमेंटम और सर उसका इनिशियल मोमेंटम को सर माइनस करके सर टाइम से डिवाइड लगा। तो टाइम से डिवाइड कर देंगे, दैट इज नॉट द चेंज इन मोमेंटम ना। चेंज इन मोमेंटम कितना होगा? जो चेंज इन मोमेंटम होगा, चेंज इन मोमेंटम, सिर्फ मोमेंटम में चेंज बताना है। ये कितना हो जाएगा? पी फाइनल माइनस पी इनिशियल, और ये कितना हो जाएगा? 60 माइनस 20 इज इक्वल टू 40 kg मीटर पर सेकेंड। करेक्ट? मैंने क्या बोला था? चेंज इन मोमेंटम। तो मोमेंटम में से मोमेंटम घटाएंगे तो मोमेंटम ही आएगा ना, आया ना? अगर लेंथ में से लेंथ माइनस करेंगे तो स्पीड थोड़ी आएगा, लेंथ ही आएगा। फोर्स में फोर्स जोड़ेंगे तो फोर्स बनेगा, है ना? ओके शिखर, चेक करता हूं। प्लीज सॉल्व दिस। नेम द फिजिकल क्वांटिटी विच मेक्स इट इजियर टू एक्सेलरेट अ स्मॉल कार देन अ लार्ज कार। तो बताओ, वो क्वांटिटी बताइए जिसके वजह से जो छोटा कार है उसको एक्सेलरेट करना आसान है देन की फास्टर कार। किसकी वजह से? इनर्शिया की वजह से, है ना? या बोल सकते हो मोमेंटम की वजह से। तो बेसिक सिंपल एग्जांपल, सबसे बेस्ट इसका आंसर होगा दैट इज इनर्शिया, बिकॉज इनर्शिया मोमेंटम पे डिपेंड करता है। तो अल्टीमेटली हम बात किसका कर रहे हैं? मोमेंटम का ही बात कर रहे हैं।
तो इनर्सिया की वजह से लाइटर कार को हम इजीली एक्सेलरेट कर पाते हैं। शिखर, डोंट बी कंफ्यूज अबाउट इनर्सिया एंड मोमेंटम। क्यों? क्योंकि इनर्सिया एक प्रॉपर्टी है ना, मोमेंटम एक फिजिकल क्वांटिटी है। आई बात समझ में? इनर्सिया एक प्रॉपर्टी है, मोमेंटम एक फिजिकल क्वांटिटी है। इनर्सिया डिपेंड्स अपॉन द मोमेंटम, है ना। मोमेंटम के कितना आपको मोमेंटम चेंज करना है, ये बात इनर्सिया का डिपेंडेंसी इस बात पर होती है कि आपको मोमेंटम चेंज कितना करना है ना। तो इनर्सिया का डिपेंडेंसी मोमेंटम पर है, दोनों अलग अलग चीज। आयुष, वो ऐसे क्योंकि जितना ज्यादा मास उतना ज्यादा इनर्सिया, है ना, और जितना ज्यादा वेलोसिटी उतना ही उसके पास इनर्सिया। एक ऑब्जेक्ट जिसके पास लार्ज वेलोसिटी हो, उसके डायरेक्शन को चेंज करने के लिए, उसको स्टॉप करने के लिए ऑल ऑफ द सडन आपको ज्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा, है ना। कभी कभी लैग कर रहा है क्या? कभी कभी कर जाता होगा। अभी ठीक है ना? अभी ठीक है ना? वीडियो ठीक है क्या अभी? वीडियो क्लियर है क्या? ओके ओके। तो मैं बता रहा था, ओके ठीक है, नो प्रॉब्लम। मैं बता रहा था कि जो इनर्सिया है दैट इज अ प्रॉपर्टी। ये वो प्रॉपर्टी है जिसके द्वारा ऑब्जेक्ट अपने अंदर होने वाले चेंजेस को अपोज करता है, रेजिस्ट करता है। इनर्सिया इज ए प्रॉपर्टी। और मोमेंटम क्या होता है? मोमेंटम इज नथिंग बट विच रिप्रेजेंट्स द क्वांटिटी ऑफ इनर्सिया, है ना। कितना इनर्सिया है ये मोमेंटम बताता है। आई बात समझ में? तो मोमेंटम इज जस्ट लाइक द यूनिट फॉर इनर्सिया। जैसे 5 केजी कहते हैं, तो केजी का मतलब क्या हो गया? केजी क्या बताता है? व्हाट इज द क्वांटिटी ऑफ दैट मटेरियल। ठीक है, केजी क्या है? यूनिट है, और यूनिट क्या करता है? क्वांटिफाई करता है। जस्ट लाइक मोमेंटम का भी वही काम है। एक्चुअल में क्या होता है? इनर्सिया होता है, पर कितना इनर्सिया है यह हमें मोमेंटम बताएगा। पॉइंट क्लियर है क्या? शिखर, बात समझ में आ रही है आपको? हाँ। तो कोई आपसे ये नहीं पूछेगा कि कितना इनर्सिया है। आपसे कोई भी पूछेगा तो ये पूछेगा कि मोमेंटम कितना है ना। पर अगर कोई पूछेगा कि ये ऑब्जेक्ट मूव क्यों नहीं कर रहा है, उसके पीछे का रीजन क्या है, तो आप ये नहीं बोलोगे कि उसका मोमेंटम 0 है। आप ये बोलोगे कि ये ऑब्जेक्ट इनर्सिया की वजह से ये मूव नहीं कर पा रहा है। इज दैट क्लियर? तो इनर्सिया एक प्रॉपर्टी है, और इनर्सिया कितना चाहिए ये हमें बताता है चेंज इन मोमेंटम। मोमेंटम कितना आपको चेंज करना है ये बताता है कि आपके पास कितना इनर्सिया है। क्लियर? चलिए, यहां पर ये भी तो कह सकते हैं कि फोर्स नहीं लग रहा है। हाँ, कह सकते हैं। तो देखो, फोर्स का लगना या नहीं लगना, फोर्स मतलब क्या हो गया? फोर्स इज ए फिजिकल क्वांटिटी, है ना। इनर्सिया का कोई यूनिट नहीं होता है। मैं फिर से बोल रहा हूं, इनर्सिया को हम लोग ऐसे नहीं बोल सकते हैं कि ये 5 केजी मीटर पर सेकंड के स्पीड से इसका इनर्सिया लग रहा है। नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। इनर्सिया इज जस्ट अ प्रॉपर्टी, जस्ट उसका एक नाम है। क्यों नहीं कर रहा है? ड्यू टू इनर्सिया, बस। बिल्कुल बोल सकते हो कि इसके ऊपर फोर्स नहीं लग रहा है, वो भी एक रीजन है। बट अभी क्वेश्चन पूछा जाए कि चलो ठीक है, एक ऑब्जेक्ट खुद से क्यों नहीं मूव कर जाता है? व्हाट विल बी योर आंसर?
फोर्स नहीं लग रहा है इसलिए योर बेस्ट आंसर विल बी ड्यू टू इट्स इनर्शिया, क्योंकि वो खुद से खुद के अंदर चेंज नहीं ला सकता, उसके लिए एक एक्सटर्नल फोर्स चाहिए। क्लियर? एनी डाउट? कैन इनर्शिया बी जीरो? अगर मास जीरो हो जाएगा तो हो जाएगा। क्या कोई मासलेस ऑब्जेक्ट है आपकी नजर में? है ना? लाइट के पार्टिकल्स, जो लाइट होता है, लाइट के जो पार्टिकल्स होते हैं, फोटॉन्स, उनके पास कोई मास नहीं होता है। दे आर मासलेस, दे हैव ओनली एनर्जी। उसके पास मास नहीं है, उसके पास इनर्शिया नहीं है। फोटॉन्स के बारे में सुने हो कभी? जो हमारे लाइट होता है, सनलाइट या कोई भी लाइट जो आ रही है, इन सबके पास एक एनर्जी होता है, छोटे छोटे पैकेट्स के फॉर्म में, उस पैकेट्स को बोलते हैं फोटॉन्स। और उस फोटोन के पास कोई भी मास नहीं होता है। तो मास नहीं है तो इनर्शिया नहीं है, मास है तो इनर्शिया है ना? लेकिन अगर मास है, वेलोसिटी नहीं है, तो मोमेंटम जीरो है। अगर मास है, अब बोलोगे कि क्या किसी ऑब्जेक्ट का मोमेंटम जीरो हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है। मास है तो भी उसका जीरो हो सकता है। क्यों? क्योंकि उसका वेलोसिटी जीरो है। लेकिन क्या बोल सकते हैं कि उसका इनर्शिया जीरो है? नहीं। ऑब्जेक्ट रेस्ट में है तो भी उसके पास इनर्शिया है, अगर ऑब्जेक्ट वेलोसिटी में है तो भी उसके पास इनर्शिया है। अगर मोमेंटम जीरो है तो इनर्शिया कम है, अगर मोमेंटम ज्यादा है तो मोमेंटम कैन बी नेगेटिव। ये किसने बोला कि मोमेंटम कांट बी नेगेटिव? मोमेंटम जीरो भी हो सकता है, मोमेंटम पॉजिटिव भी हो सकता है, मोमेंटम नेगेटिव भी हो सकता है, बिकॉज मोमेंटम इज अ वेक्टर क्वांटिटी। लास्ट लेक्चर आप लोगों ने अच्छे से देखा नहीं है शायद। जब मैं मोमेंटम बता रहा था तो आप लोग शायद अच्छे से देखे नहीं उस मोमेंटम, उस लेक्चर को। एक बार रिविजिट करिए, वापस से उस लेक्चर को देखिए और समझने की कोशिश करिए कि मोमेंटम क्या है। या बोलोगे तो अभी मैं फिर से बताता हूं। ओके, अभी ठीक है क्या? किसी को डाउट है क्या मोमेंटम में? मोमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी है। वेक्टर क्वांटिटी है, इसका मतलब इसके पास डायरेक्शन भी होगा और मैग्नीट्यूड भी होगा। सो मोमेंटम पॉजिटिव भी हो सकता है, मोमेंटम नेगेटिव भी हो सकता है, मोमेंटम जीरो भी हो सकता है। नहीं, इनर्शिया का मतलब मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन नहीं है। इनर्शिया कोई भी वेक्टर क्वांटिटी की बात नहीं करता है। इनर्शिया ना ही स्केलर क्वांटिटी है, ना ही वेक्टर क्वांटिटी है। इट्स जस्ट एन प्रॉपर्टी, है ना? जैसे चार्ज, जैसे मास। मास क्या है? चार्ज क्या है? चार्ज क्या है? प्रॉपर्टी है ना? वैसे इनर्शिया भी है, इनर्शिया एक प्रॉपर्टी है ना? जिसके पास मास है उसके पास इनर्शिया होगा। नो मीन ड्यू टू इट्स मोमेंटम इज डिफाइंड। मतलब क्या हो गया? फिर से बोलिए, समझा नहीं मैं। क्या कहना चाह रहे थे? नो मीन ड्यू टू इट्स मोमेंटम इज डिफाइंड। किसकी वजह से? इनर्शिया की वजह से। हाँ, मोमेंटम इज इक्वल टू मास इनटू वेलोसिटी, दैट्स इट। चलिए, तो यहां से वीडियो लाइक कर रहा है?
क्या सबको वीडियो लाइक कर रहा है क्या? ओके, रिज्वाइन करें फिर। हाँ, रिज्वाइन करते हैं, चलो वापस से रिज्वाइन करते हैं। लेट्स एंड दिस सेशन।